नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर बता दें। गब्बू सिंह पर आईटी की कार्रवाई जारी है। छापेमारी में 70 लाख रुपए बरामद किए गए। अब तक करीब 1.5 करोड़ रुपए बरामद किए जा चुके हैं। गब्बू सिंह की 4 कंपनियों पर छापेमारी लगातार जारी है। गोविंदा कंस्ट्रक्शन पर भी छापेमारी हो चुकी है और अब 4 सहयोगी कंपनियों पर भी छापेमारी की जा रही है। बता दें आपको कि पटना में ही ये चारों कंपनियां हैं और इन्हीं चारों कंपनियों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गब्बू सिंह से संबंधित गोविंदा कंस्ट्रक्शन पर पहले ही छापेमारी की गई। वो तस्वीरें भी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने आपको दिखाई थी और आज एक बार फिर से उनके 3 जो बची हुई कंपनियां हैं उन पर भी छापेमारी की जा रही है। आईटी की कार्रवाई लगातार जारी है। छापेमारी में 70 लाख रुपए पाए जा गए हैं। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आज कहां पर छापेमारी होगी? देखिए सुरभि, सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये जो चारों कंपनियां हैं, ये गब्बू सिंह की जो कंपनी है गोविंदा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, इनसे जुड़ी हुई कंपनियां, लेकिन ये गब्बू सिंह की कंपनियां नहीं है। और ये जो कंपनियां हैं ये गब्बू सिंह की जो गोविंदा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड है और इसे में जो बिल्डिंग बनाए जाते थे उसमें रॉ मटेरियल की सप्लाई करती थी ये कंपनियां। और सबसे बड़ी बात थी कि जो सप्लाई रॉ मटेरियल की होती थी वो कच्चे बिल पर ही की जाती थी और करोड़ों के सामान की सप्लाई कच्चे बिल पर की जाती थी। यानी साफ तौर पर ये टैक्स चोरी का ये मामला है और काले धन के खपाने की नीयत से ही ऐसा किया जाता था, इस बात की आशंका जताई गई है। और आयकर विभाग के सूत्रों से जो जानकारी मिली है, देर रात तक ये कार्रवाई जारी थी। आज एक बार फिर से कार्रवाई होगी, कागजातों की छानबीन होगी। कंकड़बाग में प्रेम आयरन एंड स्टील सेंटर है, वहां पर तकरीबन 70 लाख रुपए से अधिक कैश बरामद किए गए हैं। और पिछले 4 दिनों से जो कार्रवाई चल रही है गब्बू सिंह और उनसे जुड़े लोगों पे, वहां पर 1.5 करोड़ के करीब कैश जो है वो रिकवर किया गया है। उससे अधिक भी ये राशि जा सकती है। 10 बैंक लॉकर जब्त किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि आज 5वां दिन है और आज भी कार्रवाई जारी रहेगी, ऐसी जानकारी आयकर विभाग के सूत्रों से मिली है। सुरभि, बहुत बहुत शुक्रिया संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। राजधानी पटना से आपको अगली बड़ी खबर बताती। चंडीगढ़ पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। छापेमारी में पटना पुलिस भी शामिल है। अब तक साइबर फ्रॉड गिरफ्तार हैं। कई और साइबर फ्रॉड की तलाश लगातार की जा रही है। 75 लाख से ज्यादा फ्रॉड का आरोप लगा है। चंडीगढ़ पुलिस पटना में कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। पटना के साइबर फ्रॉड ने चंडीगढ़ में कई घटनाओं को अंजाम दिया। लगभग 75 लाख से अधिक के साइबर फ्रॉड की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। चंडीगढ़ पुलिस की कई टीमें पटना में लगातार साइबर फ्रॉड का लोकेशन ले रही और अब तक एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चलाई जा रही है। चंडीगढ़ में कई लोगों के साथ लाखों के साइबर फ्रॉड की घटना होने के बाद चंडीगढ़ पुलिस की टीम को पटना भेजा गया और पटना पुलिस के सहयोग से छापेमारी चल रही है। साइबर सेल की टीम भी चंडीगढ़ पुलिस के साथ छापेमारी कर रही। और देखिए, आज तेजस्वी की कोर्ट में पेशी होनी है। आज तेजस्वी यादव यानी कि बिहार के डिप्टी सीएम कोर्ट में पेश होंगे। आईआरसीटीसी घोटाले में उनकी पेशी होनी है। सीबीआई ने कोर्ट में याचिका दायर की थी और जमानत रद्द करने की याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस से जवाब में कोर्ट में पेशी होगी। दिल्ली की विशेष सीबीआई कोर्ट में आज उनकी पेशी होनी है। आपको बता दें कि आईआरसीटीसी घोटाले में तेजस्वी यादव जमानत पर हैं। सीबीआई ने कोर्ट में याचिका दायर करने का आरोप लगाया था कि तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और जनसभाओं में सीबीआई के अधिकारियों और उनके घर वालों को धमकी दी थी, जिसकी वजह से उनके खिलाफ चल रहे मामले की जांच पर असर पड़ सकता है। इसलिए तेजस्वी की जमानत रद्द की जाए। सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 17 सितंबर को कोर्ट में हाजिर होने का नोटिस दिया था। दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले तेजस्वी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि ये तो होना ही था। तक ये लोग रहेंगे तब तक इसी तरह का काम जो है चलता रहेगा। जो अदालत है उसमें फिजिकल अपीयरेंस के तौर पे हमको बुलाया गया है, तो हम तो जा रहे हैं उस चीज़ को लेकर। और हम लोगों को कानून पे, अदालत पे पूरा विश्वास है, जो है न्याय मिलेगा। तो हम लोगों को इसमें कोई फिक्र करने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें जो है स्पष्ट है ही। और ये सारी बातें जो है कल अपना पक्ष जो हम लोग रखेंगे। और देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की सीबीआई की अदालत में पेशी होने से पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से डिप्टी सीएम को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अपनी घोषणा और जनता से किए गए वादे याद हैं,
तो उन्हें डिप्टी सीएम से इस्तीफा ले लेना चाहिए। गोपालगंज उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी के लिए जनसंपर्क करने पहुंचे नित्यानंद राय ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भ्रष्टाचारियों से कुर्सी के लिए समझौता किए हैं। जहां तक लालू परिवार पर सीबीआई की कार्रवाई की बात है तो ये कोई नई बात नहीं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। मंत्री नित्यानंद राय आज गोपालगंज पहुंचे हुए हैं और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। हम इनसे भी जानेंगे कि नित्यानंद राय जी की सुधाकर जी ने एक बयान दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट में जो भी मंत्री रहता है तो वो चपरासी के समान रहता है। किस नज़रिए से आप देखिए, नीतीश जी के स्वभाव में है अहंकार, गुमान। कोई भी कोई बात कहता है तो वह सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं, किसी के आग्रह को भी नहीं मानते। यह तो उनके स्वभाव में है। हम लोग भी गठबंधन में थे तो इसको झेलते थे निश्चित रूप से, लेकिन बिहार के हित में, बिहार के विकास के हित में डबल इंजन की सरकार रहेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा। इसके लिए हम लोग नीतीश जी का समर्थन करते रहे। और जैसा अभी आप लोगों ने कहा कि सीबीआई की कोर्ट में कल पेशगी है तो क्या नीतीश जी इस्तीफा लेंगे? नीतीश जी अपने वादों कि अगर यदि पक्के हैं, अगर उनको अपनी घोषणा याद है, अगर बिहार की जनता के दिए हुए वचन को याद करेंगे तो उनको इस्तीफा ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचारियों से समझौता नहीं करते हैं, लेकिन कुर्सी के लिए समझौता भी किए। और जहां तक सीबीआई का सवाल है तो आप याद कीजिए कि जो जैसा करेगा वैसा उसको भोगना पड़ेगा। बिहार की जनता उन लोगों से त्रस्त है। बिहार की जनता मुक्ति चाहती है। गोपालगंज की सीट हम भारी मतों से जीतेंगे और मोकामा की भी सीट एनडीए भारतीय जनता पार्टी की जीतेगी। दोनों जगह कमल खिलेगा। के अलावा मोकामा जो है वहाँ पर भी लगातार ये जनसंपर्क कर रहे हैं और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में लगातार जो है जनसंपर्क कर वोट करने की अपील कर रहे हैं लोगों से। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। और देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर परीक्षा की रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। बीपीएससी ने रिजल्ट जारी कर दिया है। कुल 1696 अभ्यर्थी सफल हुए हैं और इसी साल आपको बता दें कि 20 अगस्त को यह परीक्षा ली गई थी। कुल 11,531 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो छात्रों के लिए यह महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण खबर। कुल मिलाकर 1696 अभ्यर्थी आज सफल हो गए हैं। और देखिए, राजधानी पटना से बड़ी खबर। नगर निकाय चुनाव पर रिव्यू पिटीशन जारी किया गया है। नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट पुनर्विचार याचिका दायर की। 19 अक्टूबर को इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाएगी। 19 अक्टूबर को दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे। पटना हाईकोर्ट ने चुनाव में आरक्षण के मामले में बीते 4 अक्टूबर को फैसला सुनाया था, जिसके बाद चुनाव रद्द कर दिया गया और अब एक बार फिर से बिहार सरकार की तरफ से पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। और देखिए, निकाय चुनाव को लेकर बयानबाजी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि सरकार पहले सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रही है, तो अब पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रिव्यू पिटीशन फाइल करने का क्या मतलब है? जिस कोर्ट ने पहले ही फैसला दे दिया है उससे अब राहत की क्या उम्मीद? सुशील मोदी ने एक बार फिर कहा कि बिहार सरकार चुनाव को लटकाना चाहती है और नीतीश कुमार का अति पिछड़ा विरोधी चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। आरक्षण के मुद्दे पर बिहार सरकार जो कल तक दावा कर रही थी कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सो बिहार के पटना हाईकोर्ट में उन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल कर दिया। तो जिस बेंच ने नगर निकाय में ट्रिपल टेस्ट के मुद्दे पर बिहार सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया, उसी बेंच में आपको रिव्यू फाइल करना पड़ता। आपने रिव्यू फाइल कर दिया, क्या परिणाम आएगा? वो बेंच तो अपने निर्णय को बदल नहीं सकती है। तो देखिए, न तो इनको पटना हाईकोर्ट से कोई राहत मिलने वाली है, न इनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने वाली है। तो नीतीश कुमार का अति पिछड़ा विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है। तो नीतीश कुमार लंबे समय तक इस चुनाव को टालने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव तक इस चुनाव को नहीं होने देंगे। और देखिए, नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट पुनर्विचार याचिका दायर की है और इसे लेकर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी तंज कसा है। क्या कुछ कहा, सुनिए। हम लोगों ने पूरे बिहार में धरना दिया, तब जाके इनको याद आया कि इनको रिव्यू पिटीशन
नगर निकाय चुनाव में करना है, तो कृपया कर बिहार के नगर निकायों को बंधक नहीं बनाएं, तुरंत चुनाव कराएं, आरक्षण देते हुए तुरंत चुनाव कराएं। नगर विकास की राशि की जो बंदर बांट करने का जो यह पूरा प्रयोजन बना है कि सरकारी अफसर और मंत्री मिल करके नगर विकास के पूरे बिहार की राशि खाएंगे, भारतीय जनता पार्टी किसी हालत में यह होने नहीं देगी। और नगर निकाय चुनाव में आरक्षण के मसले पर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष आर पार के मूड में है। जेडीयू के पोल खोलो अभियान के बाद बीजेपी के नेता पूरे बिहार में आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ महाधरना दिया। निकाय चुनाव में आरक्षण पर आर पार। पोल खोल के जवाब में बीजेपी का महाधरना। आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ। बिहार में पटना से लेकर प्रखंड स्तर तक बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने महाधरना दिया। धरने को नाम दिया गया आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ। आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ। पटना में पार्टी दफ्तर के बाहर हुए धरना में बिहार बीजेपी के तमाम नेता शामिल हुए। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार को आरक्षण विरोधी बताया, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नीतीश सरकार पर साजिश का आरोप लगाया। नीतीश कुमार जी चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। ये परिस्थिति पिछले 8 महीने से बिहार में है और नीतीश कुमार कमेटी नहीं बनाकर ये प्रूफ कर रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हैं। मेरा बहुत सीधा सवाल है, आप कानून से काम करेंगे कि गैर कानूनी काम करेंगे? आपको पिछड़ों अति पिछड़ों को आरक्षण देने का मन है कि नहीं मन है? आज आरक्षण के मामला पर कई स्टेट में जब चुनाव कराया गया तो यहाँ पर आयोग गठित करके चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट की ओर से जारी आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने 10 और 20 अक्टूबर को होने वाले नगर निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया था। अब आरक्षण के कारण रद्द हुए चुनाव को लेकर जेडीयू और बीजेपी आमने सामने हैं। जेडीयू ने बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाते हुए पूरे बिहार में पोल खोल कार्यक्रम किया था। अब आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ महाधरना के जरिए बीजेपी नेता जेडीयू पर हमलावर हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। और देखिए, लखीसराय में डायन बिसाही का आरोप लगाकर एक महिला से मारपीट का मामला सामने आया है। घटना कचरा थाना की शिवनगर मुसहरी की है, जहां डायन बिसाही का आरोप लगाकर महिला से मारपीट का मामला सामने आया। गांव के ही मनोज मांझी, जितेंद्र मांझी, इंद्रदेव मांझी, गुनौरी मांझी पर डायन बिसाही का आरोप लगाकर महिला की लाठी डंडे से बेरहमी से पिटाई का आरोप लगा है। पीड़ित को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। 2 दिन पहले इनको डायन कहा था, तो गर्म गाड़ी करने के घर पर चढ़ गया। तो हम सोचें कि इसका आगे से हट जाएंगे तो नहीं मारपीट करेगा, तो चले गए। 2 दिन के बाद जब आए सोचे कि अब शांति हो गया होगा, तब आए तो हमको लड़की पानी लाने की है। तब उसका लड़की जो था ना, वो बोला कि तुम्हारे मैया मतलब डायन है, हमको भैया भूत भर रहा था। तो हमको बेटी बोला हमारे मैया तो डायन नहीं है, है तो देखे वो कुछ बोले उसी को लेकर डायन बिसाही का आरोप लगाते मारपीट। हाँ, उसके बाद जब घर आए तो ये बोले लगा कि भैया ठीक है, जब हम डायन हैं तब हम दोनों प्राणी आपको आगे में खड़ा हो जाए। 5 साल से तो यही कहने आइए रहा है, तो हमको काट देना। हम भी बोले कि ठीक है भैया, का जो हमको होगा ना तो हमको दोनों पति पत्नी को काट देना। क्या चीज़ से मारपीट किया? लाठी से, रईटा से। ये कजरा थाना अंतर्गत शिवनगर मुशहरी में एक महिला को मारा पीटा गया है, उस पर ऐसी सूचना हम लोग को मिली है और सदर अस्पताल में महिला भी एडमिट है और इसमें थाना प्रभारी के द्वारा फर्द बयान लेते हुए जो उचित कार्रवाई की जाएगी। और अगली खबर बक्सर से, जहां एक मुन्ना सिंह नाम के शख्स को 44 साल बाद न्याय मिला है। 7 सितंबर 1969 में मुन्ना सिंह पर डुमराव थाने में एक दुकानदार पर जानलेवा हमला और गोलीबारी करने का मामला दर्ज हुआ था और तब उनकी उम्र महज 9 साल की ही रही थी। देर से ही सही, लेकिन न्याय पाकर मुन्ना सिंह के साथ साथ पूरा परिवार खुश है। दरअसल मामला
एसजीएम के न्यायालय से वर्ष 2012 में रिशोड न्याय परिषद में लाया गया, जिसके बाद कई बार अभियोजन पक्ष को गवाही के लिए बुलाया गया, लेकिन सुनवाई के दौरान कोई भी गवाह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। ऐसे में किशोर न्याय परिषद ने अभियुक्त मुन्ना सिंह को दोषमुक्त करते हुए रिहा कर दिया। ये मामला है 7 सितंबर 79 का, ठीक है। इसमें मुन्ना सिंह अपने पिता के साथ ही गिरफ्तार होकर लोग आए, पूरे 9 आदमी, जिसमें पिताजी का ट्रायल के दरमियान ही मौत हो गया। और मुन्ना सिंह को जुबनाइल में हम लोगों ने प्रेयर किया, वकील ने प्रेयर किया कि ये घटना के समय जुबनाइल हैं, तो इनको किशोर न्याय परिषद में भेजा गया। अब रहा सवाल कि कुछ दिन तक आरा में रह गया किशोर न्याय परिषद, उसके बाद पटना चला गया गायघाट में, फिर उसके बाद लौट करके बक्सर में आया। इनका नो एविडेंस का केस, यहाँ कोई साक्ष्य नहीं आया, कोई गवाही नहीं आया इतने दिनों में। और नए नए जो जुबनाइल में मजिस्ट्रेट साहब आए हैं, इनके सामने हम लोग प्रस्तुत किए, तो ये हम लोग भी यही बोले कि किशोर से बूढ़ा हो गए हैं सर इसी मुकदमा में आते आते, और इनको किशोर न्याय परिषद में भेजा गया है। दरअसल एक ऐसा मुकदमा जो पिछले 44 साल से लड़ा जा रहा था और अब जा करके उसका फैसला आया है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए मुन्ना सिंह यहाँ मौजूद हैं, जिन पर एफआईआर हुआ था डुमरांव थाने में 7 सितंबर 1979 को, और तब से लेकर के 44 साल बीत गए। आप देख सकते हैं कि जब इन पर एफआईआर हुआ होगा तो इनकी उम्र क्या रही होगी, और आज ये वृद्ध हो गए हैं। और जब फैसला आया है, इस फैसले के बाद से पूरा परिवार को एक सुकून है न्यायपालिका पर कि आखिर अंत में फैसला आया और ये रिहाई हुए हैं। इनसे बात करते हैं मुन्ना जी से कि ये बताइए कि क्या हुआ था उस वक्त जब आप के ऊपर एफआईआर हुआ, आप पर मुकदमा हुआ। जी क्या हुआ था उस समय? हम पढ़ के हम कुछ ना जाने का भइल जी, कुछ जानबे ना कइले, खाली नाम पढ़ गेल है, जानने के नाम पढ़ल बा। कौन साल में भइल रही? कितना? 79-78 जी, 79-78। तब से लेके आज तक ही बताएं कि कितना रवा प्रताड़ित भइनी। जब डेट पड़ता होगा तो आपको जाना पड़ता होगा। हाँ, जाएंगे पड़ते, 500 रुपया लागत रहे, 300 लागत रहे। सस्ती में कम लागल, एक घड़ी 500 रुपया लागत रहे। महंगी में भाड़ा बढ़िए गोल, खाए के बढ़िए गोल। जब जब तारीख पड़त हुई तब तब आप जाएंगे पड़ते हैं, बेल टूट जाई। लगभग अंदाजा बा कि कई बार गइल बानी कचहरी? वो तो नहीं, 44 जोड़ ले रहा, 44 वर्ष में महीना में को पड़ला तारीख, जौन तारीख पड़त रह जाए के पड़त रहे। लेकिन अब जब फैसला आइल बा कोर्ट के, तो अब रवा बताएं कि कैसन महसूस होता है देवा के रिहा कर दिया गेल बा? पैसा बेकर बाचियो करा खुशी न रही, और रवा के मतलब सम्मान के रूप में एक रिहाई मिलल जी, रवा केस लड़ने जी, तो खुशी न रही, खुशी रही। हाँ। हमारे साथ इनके भाई भी हैं, उनसे बात करते हैं कि इस दरमियान ये लोग किस तरह से परेशानी का जो सामना किए। एक लंबे समय, एक लंबा कहा सकता है एक युग बीता इस पूरे मामले में। जो फैसला आया है, इनके भाई हैं, बड़े भाई हैं। सर ये बताइए कि कैसा लग रहा है जब जजमेंट आया है, तो क्या महसूस कर रहे हैं आप? पूरी परिवार सुकून से है, परिवार को खुशी है कि आखिर में न्याय की जीत हुई। 44 साल में फैसला आया है, हमारे पूरा परिवार खुश है कि चलिए भाई परेशानी तो हुआ, लेकिन लास्ट में सत्य की जीत होती है। फैसला आया, हम लोग के पक्ष में आया, झूठा मुकदमा कैंसिल हुआ और लास्ट में केस खत्म हुआ, रिहाई हुआ। हम लोग सुकून महसूस कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो 44 साल एक लंबे समय कहा सकता है कि 44 साल के बाद ये फैसला आने के बाद से ये पूरा परिवार सुकून से है, और इस पूरे परिवार को न्यायपालिका पर, न्याय व्यवस्था पर भरोसा था कि एक दिन सत्य की जीत होगी, और वही हुआ। पुष्पराज, न्यूज़ 18, चौगाई गांव, बक्सर। और बेगूसराय के सिमरिया गंगा धाम कल्पवास मेले में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे। 1 महीने तक ये मेला चलता है, लेकिन इस बार प्रशासन की उदासीनता के चलते कल्पवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से कुटिया में पानी प्रवेश कर चुका है। बिजली की समस्या से भी कल्पवासी परेशान हैं। देखिए संवाददाता संतोष कुमार की ये रिपोर्ट। सिमरिया गंगा धाम में 1 माह तक चलने वाले कल्पवास मेले में इस बार कल्पवासियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल गंगा जो है कार्तिक मास में कभी इतनी जो है उग्र रूप इनका नहीं देखा गया था, लेकिन इस बार गंगा के जलस्तर में बड़ी वृद्धि हो रही है। हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से जो है पानी पूर्व जहाँ कल्पवासी रहते हैं वहाँ तक आ पहुँची है, और
इधर देख सकते हैं जो उनकी कुटिया है उसमें भी प्रवेश कर चुका है पानी, और इसी में कल्पवासी जो है दिन और रात रहने को विवश हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ कल्पवासी भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन बिल्कुल निष्क्रिय बनी हुई है। कल्पवासियों का आरोप है कि यहाँ बिजली तक की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। रात में भी बिजली नहीं रहती है, जिससे कि कल्पवासियों को काफ़ी परेशानी का जो है सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारा परेशानी है। हम लोग कार्तिक महीना का धर्म मास मानते हैं, इसीलिए गंगा के किनारे में आके बसते हैं। तो चाहते हैं कि यहाँ आके बसें, और सुविधा रहती तो कुटिया में हैं, लेकिन उसमें भी कुछ सुविधा चाहिए, जैसे बिजली या पानी और लेटरिन का तो व्यवस्था हो गया है, बिजली का व्यवस्था नहीं है। आशा है कि आप लोग इस समस्या का समाधान अवश्य कर दीजिएगा। दैट्स ऑल, इससे और ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। और इसी बीच नालंदा से आपको बड़ी खबर बता दें, पुलिस टीम पर रोड़ेबाजी की गई है। 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं, एक अंचलकर्मी भी जख्मी हुए। बनौलिया मोहल्ले की ये पूरी घटना बताई जा रही है। दरअसल जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद चल रहा था और हालात पर इस वक्त काबू पा लिया गया है। और 2 पक्षों के विवाद के बीच में जब पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे तो उन पर भी रोड़ेबाजी की गई। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। बनौलिया मोहल्ले की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।